हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट बाय क्वेश्चंस, ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग टाइप 1 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा टाइप 1 है, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ़ 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए। मतलब 15% ए प्लस बी का 15% और ए माइनस बी का 25%, ये दोनों बराबर हैं। तो पूछा क्या जा रहा है कि बी का कितना परसेंट आपका ए के बराबर होगा। ठीक है, बी का कितना परसेंट आपका ए के बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक ना। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे शॉर्ट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बेसिक वे में 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 15% का नीचे 100, इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू 25, नीचे 100 इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब ये दोनों नीचे कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, दैट इज 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ए प्लस बी बाई ए माइनस बी कर दो। ठीक है, ये पार्ट को आप इधर नीचे ले आओ तो हो जाएगा 5/3। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, ये किस फॉर्म में, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग। जब भी इस फॉर्म में आए तो हम लोग यहाँ पर सी एन डी लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सी एन डी लगा सकते हैं। सी एन डी क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? देखो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो से क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू समथिंग 2/1, ठीक ना, तो उसमें होगा क्या, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 + 1 बाई 2 - 1। इस तरह से हो जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ आपके पास कभी भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करने के लिए फलक एक ही कंडीशन होता है कि आपके पास फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यानी कि इधर एलएचएस के साइड भी आपके पास फ्रैक्शन होना चाहिए और आरएचएस के साइड भी आपके पास फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपली दिया हुआ है कुछ ए बाई बी, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन में कि अगर आप देखो, आपके पास अगर ए बाई बी आपके पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 2/1, अगर आप इसमें सी एंड डी अप्लाई करते हो तो क्या आया था आंसर? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/1 आया था। अगर आप सेम चीज़ इसमें दोबारा से अगर आप सी एंड डी अप्लाई करते हो, दैट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा? देखो, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक, और ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी। जनरली होता कुछ नहीं है, आपका जो भी न्यूमरेटर होता है उसमें एक बार हम लोग डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1/3 - 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ए प्लस बी, आप ब्रैकेट से खोलो, बाहर निकालो सबको, तो इतना हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा? देखो, ए प्लस बी और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू 3 + 1 = 4, 3 - 1 = 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों भी नीचे दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ रहा है हमारा? आ जा रहा है 2a। देखो, a + a इज़ 2a, b + b इज़ 2b इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, ये दोनों 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? a/b इज इक्वल टू 2/1। ठीक, जो कि हमारा शुरू में आया था वही चीज़ है ना, सेम चीज़ है। अब हमें यहाँ पर ये नोटिस करना है कि अगर आप इसमें सिंपल फ्रैक्शन में जब आप सी एन डी पहली बार अप्लाई किया तो कुछ इस तरह से आया, दोबारा से अप्लाई किया था, देखो फिर से सिंपल हो गया था, है ना, समझ में आ रहा है?
तो अब ये जो है, अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर इसमें हम लोग CND अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, इधर साइड आएगा 5+3/5 - 3, यही आएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी, अब ब्रैकेट के अंदर घुसाओ उसे प्लस को, तो a माइनस बी, और नीचे आएगा a प्लस बी माइनस ऑफ a एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ b, दैट इज़ इधर आएगा आपका 5+3 = 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब इधर देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, a प्लस ए इज़ 2a, b प्लस बी इज़ 2b, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4/1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो आ गया a/b इज़ इक्वल टू 4/1, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 4 यूनिट्स है और b की वैल्यू 1 यूनिट्स है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट % ऑफ b इज़ इक्वल टू a। आप इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसा आएगा, व्हाट % ऑफ b इज़ इक्वल टू a, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसे ही सॉल्व कर लो, व्हाट की जगह आप x लिख लो, परसेंट मतलब नीचे 100, b कितना है 1 है, इज़ इक्वल टू a, यही है हमारा क्वेश्चन। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 400, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने सीखा वो था CND का एप्लीकेशन, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कहीं कहीं पे हम लोग सिर्फ कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग सिर्फ डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, और कहीं पे दोनों अप्लाई करते हैं। तो जब भी आप दोनों अप्लाई करोगे आपको बस इतना करना है, CND जब भी आप अप्लाई करते हो, दैट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जो भी आपका न्यूमरेटर होता है और जो आपका, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू समथिंग, सपोज a/b, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है एक बार, और नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करना है, ठीक है। और इस साइड में भी सेम चीज़, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करो, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग CND अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आपको ये याद रखना होगा कि इस फॉर्मेट को, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम डायरेक्टली इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी a प्लस बी बाई a माइनस बी है, मतलब अल्टीमेटली रिड्यूस होकर के तो 2a/2b आ रहा था ना, और इस साइड में क्या था 5+3/5 - 3, यहीं आ जा रहा था, जिससे a/b इज इक्वल टू 8/2, दैट इज़ 4/1, दैट इज़ a/b इज इक्वल टू 4/1। देखो ये रेशियो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, और ये रेशियो बहुत ही आसानी से आ गया, जस्ट बिकॉज हमें पता था कि अगर हमारे पास a प्लस बी बाई a माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, अगर आप उसमें CND अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली रेशियो आ जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour and 45 minutes इज़ व्हाट % ऑफ अ डे, मतलब 1 hour 45 minutes ये जो है ये एक दिन के कितने % है, ठीक है, हाउ मेनी %, कितने % है ना, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये देखो, ये डेज़ में है, ये मिनट में है, ये आवर में है, तो हमें सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि पहले आप एक यूनिट में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही % निकालना, ठीक है। तो चलो सबको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। तो 1 hour 45 minutes, तो 1 hour 45 minutes यानी 1 hour प्लस 45 minutes, 45 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 3 = 45, 15 4 = 60, दैट इज़ 1 + 3/4, दैट इज़ 7/4 आवर्स, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका 7/4 आवर्स है, ये एक दिन का कितना % है, यही पूछ रहा है ना। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, 7/4 डिवाइडेड बाई एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, इंटू 100, ठीक है। 7/4 इंटू 24 इंटू 100, 4 25 ज़ा 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 7 5 = 35, 5 हाथ में 3,
7 टू 14 3 17 डिवाइडेड बाई 24। अब आप इसे डिवाइड कर लो, हमारे पास कोई ऑप्शन तो और है नहीं यहाँ पे, तो ये आपका चला जाएगा 7 टाइम्स में। 7 4 ज़ा 28 के 8 हाथ में 2, 7 2 ज़ा 14 अटो 16, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ 0, 2 ज़ा 48, ठीक है, क्योंकि 3 ज़ा में तो आपका 72 हो जाता, तो 48 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2, ठीक है, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगेन ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका चला जाएगा 9 टाइम्स में। 9 से 9 4 ज़ा 36 का 6 साथ में 3, 9 2 ज़ा 18 और 3 21, लास्ट में आया 4। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ 0 लगेगा, तो यहाँ पर 1, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपका 7.291% आंसर। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन लेने का कारण ये था कि अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इतना ग्राम इतने केजी का कितना परसेंट होगा, या फिर इतना आवर्स इतना मिनट्स एक दिन का, या फिर इतना आवर्स का कितना परसेंटेज होगा, कभी भी इस तरह से आते हैं तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आगे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ़ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 2x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। मतलब 90% ऑफ ए, 90% ए का जो 90% है, ए का जो 90% है दैट इज इक्वल टू, वो बराबर है बी के 30% के, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, यानी 30% ऑफ बी, ठीक है। अब 90/100 इंटू ए इज इक्वल टू 30/100 इंटू बी, ठीक। ये नीचे कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, मतलब 3a इज इक्वल टू बी। ऐसे क्वेश्चंस में आप रेशो निकाल लेना, ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a/b का रेशो इतना आ गया, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 2x% ऑफ ए, b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से निकल जाएगा क्योंकि b भी हमारे पास दिया हुआ है, b कितना है 3 है, 2x/100 ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, तो अब निकाल लो, 2 50 is 100, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 150। आंसर, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट लेने का कारण क्या था, यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करना है वो हम देखना है। तो कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करते, हमारे पास दिया हुआ था 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। हमें तो ये देखकर ही समझ जाना होगा कि अगर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसे हमें लिखें या ना लिखें उससे तो कोई मतलब है नहीं। अब इसके बाद हमें और क्या समझना चाहिए था, देखो परसेंट, इधर भी परसेंट है इधर भी परसेंट है, नीचे डिवाइडेड बाय 100 आके कट गया है ना, तो यहाँ परसेंट को हम लोग सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा ये जो भी था ये किस में रिड्यूस हो जाता है, ये किस में रिड्यूस हो जाता है, 9a इज इक्वल टू 3b। आप चाहते तो यहाँ पर भी डायरेक्टली 3 ज़ा 9 कर देते, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आ जाता है 3a इज इक्वल टू b। तो आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ही लिख देते, दूसरे स्टेप में ही लिख देते हैं a/b इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद ये तो फॉलो करना ही था, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ परसेंटेज कट जाएगा और ये ज़ीरो भी कट जाएगा, 3 ज़ा 9, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इससे हम लोग का जो भी कैलकुलेशन हो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 40% of a plus b is equal to 60% of a minus b, then इसका वैल्यू कितना आएगा, ये है हमारा क्वेश्चन है। अब जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया उसी तरह से सिंपली आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दो, यहाँ पर से परसेंटेज का कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा, ये ज़ीरो भी कट जाएगा, और 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा
तो यहाँ से हमारा ये जो इक्वेशन था डायरेक्टली रिड्यूस हो गया किसमें, 2a+b इज इक्वल टू 3a-b। ठीक है, अब हमारे पास a+b a-b दोनों हैं, तो हम बहुत ही इजीली इसे a+b/a-b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड 3/2 इतना हो जाएगा। अब हमारे पास a+b/a-b है, किस फॉर्म में दिख रहा है, ये CND के फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर CND अप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर हम अप्लाई कर दें क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND अगर हम अप्लाई कर दें तो ये हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा 2a/2b इज इक्वल टू 3 + 2/3 - 2। कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था, आप उसे देख लो, नहीं समझ में आता है फिर पूछ लेना। ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया a/b इज इक्वल टू 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो आ गया, मतलब हमारे पास a का भी वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया। अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है 2a - 3b/a+b इज इक्वल टू वॉट, और हमारे पास रेशियो है, हमारे पास अगर रेशियो है तो हम लोग डायरेक्टली इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, देखो ये भी रेशियो में ही है, यहाँ पर a और b दोनों यूज़ हो रहा है और रेशियो में है ना, इंडिविजुअली हम यूज़ नहीं कर सकते, और अगर रेशियो में नहीं रहेगा तो भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ये रेशियो में दिया हुआ है, डिवाइडेड 2a - 3b/a+b रेशियो में है, और इंडिविजुअली भी नहीं है, दोनों में a और b दोनों यूज़ किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a का वैल्यू कितना होगा 5 - 3, b का वैल्यू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 5 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10 - 3/5 + 1 6, 7/6 ये हमारा आंसर आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7/6 आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हम लोग को सीखने को ये मिला कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास रेशियो है, और हमारे पास अगर रेशियो है तो हम डायरेक्टली जो रेशियो के जो वैल्यूज़ हैं उसे हम पुट कर सकते हैं, उसे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन बस ये है कि आपका जो भी इधर इक्वेशन रहेगा वो भी रेशियो में रहेगा और a और b दोनों यूज़ किया हुआ रहेगा, तभी रेशियो में रहेगा। फर्स्ट आपका रेशियो में होना चाहिए, और सेकेंडली आपका a एंड b जो भी आपका है जितने भी थे सारे यूज़ होने चाहिए, तब आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लो। देखो मैंने a का वैल्यू यहाँ पर 5 रखा, b का वैल्यू यहाँ पर 3 रखा, 1 रखा, और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 31% ऑफ द एम्प्लॉयज़ पे टैक्स इन द ईयर 2010, नन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज़ आर 20,700, देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 31% जो एम्प्लॉयज़ थे वो टैक्स देते हैं, ठीक है, वो टैक्स देते हैं, बाकी जो आपके एम्प्लॉयज़ वो टैक्स नहीं देते हैं। कितने एम्प्लॉयज़ टैक्स नहीं देते हैं, 20,700। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास जितने होते हैं टोटल उसे हम 100% कहते हैं, उसमें से 31% जो हैं वो टैक्स देते हैं, तो टैक्स नहीं देते हैं वो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 69% है ना, ये कितना हो गया 69%। तो 69% एम्प्लॉयज़ वो होंगे जो टैक्स नहीं देते, है ना। तो अब हमारे पास 69% की वैल्यू हमें दी हुई है, 69% जो भी है दैट इज़ इक्वल टू 2700। ठीक है, तो इससे हम कुछ डिकोड कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप इसे आप कैंसिल आउट करके इससे आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर आप इसे डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 23% का वैल्यू कितना आएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 0 ठीक है, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 3 है ना 0 दैट इज़ 1% की वैल्यू आ गई 300। अगर 1% की वैल्यू 300 तो 100% क्या हो जाएगा, 1% में आपने इधर 100 अप्लाई किया, इंटू किया, तो इधर भी आप 100 में इंटू करोगे, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या सीखना था हमें, इसमें हमें ये सीखना था कि अगर हमारे पास कुछ दिया हुआ है, रिमेनिंग परसेंटेज हम पता कर सकते हैं, और उसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर
जब 31% टैक्स देते थे तो जो टैक्स नहीं देते थे हमने उसे निकाल लिया, है ना, ठीक है। और सेकेंडली, अगर आपके पास कोई परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आप उसका 1% अगर आप दोनों तरफ कैंसिल करके निकाल सकते हो तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो चलिए, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ 50% लार्जर देन सी, मतलब ए जो है आपका 50% ज़्यादा बड़ा है सी से, ठीक है। 50% ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सी 100 है तो आपका ए कितना होगा 150, क्योंकि इसका 50% प्लस अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट, एंड बी इज़ 20% लार्जर देन सी, ठीक है। तो बी और सी इन दोनों में क्या रेशियो आता है, देखो आप यहाँ पर बी, अगर आपके पास सी अगर 100 है तो आपके पास बी जो है वो 25% लार्जर है सी से, 25% बड़ा है सी से। अगर आप इसमें 25% ऐड करोगे तो क्या आएगा 125, ठीक है। देन ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो अब हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्चुअली में यहाँ पर रेशियो में काम करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया था। अब आप इसे कैंसिल आउट करो तो क्या आएगा 52 ज़ा 53 ज़ा और ये आ जाएगा आपको 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, यानी ए इज़ टू सी इज़ इक्वल टू कितना है 3:2 और बी इज़ टू सी कितना है 5:4। अब अगर आपके पास इस तरह के रेशियो हैं तो उसे आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कि आपके पास जो कॉमन है आप उसे बराबर कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी की वैल्यू है 2, यहाँ पर सी की वैल्यू है 4, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दोनों अलग आ गया। तो आप उसे अगर बराबर करोगे तो क्या होगा, आपको ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है इसमें, ये जो ऊपर वाला है इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ए इज़ टू सी इज़ इक्वल टू, अगर आप ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 2 6 2 2 4, और नीचे वाले में कुछ करना नहीं है तो ये कितना हो गया 5:4। अब देखो सी के वैल्यू सेम, मतलब अब हमारे पास सब सही सलामत है, तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए था कि ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, तो देखो ए और बी हमें इसका रेशियो देखना है, ठीक है। तो ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, ए कितना परसेंट लार्जर है बी से, देखो तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है, सॉरी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, वो क्या आ जाएगा, कितना परसेंट लार्जर है +1, एक कहीं ना डिफरेंस आ रहा है, एक ही ज़्यादा है, कितना से बी से, है ना। तो आप इसे इधर इंटू कर दो 100, दैट इज़ 20%। ऐसे भी आपको पता होगा 1/5 की वैल्यू 20% होती है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका। ऑफकोर्स सेकेंड तरीका भी देखेंगे हम। देखो सेकेंड में क्या होगा, अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ है ए इज़ टू सी इज़ इक्वल टू 3:2 और बी इज़ टू सी इज़ इक्वल टू 5:4, आप इसे C/B भी तो लिख सकते हो। अगर आप इधर उल्टा करोगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, होगा। अब आप इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, आप इसे इग्नोर कर दो। तो हमारे पास ये दोनों क्या आ गया, A/C इज़ इक्वल टू 3:2 और C/B इज़ इक्वल टू 4:5, ठीक है। अब देखो आप पूछ रहे होगे कि ये कारण क्या है इस तरह उल्टा करने का, हमें इस तरह से चाहिए कि बाद अगर ए के बाद अगर सी आया तो सी के बाद कुछ और आया, मतलब एक लाइन पे चाहिए हमें, ठीक है। मतलब देखो ए के बाद सी आया तो अब सी के बाद ही कुछ और आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा था, ए के बाद सी आया फिर बी के बाद सी आया, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, तो हमें उसे एलिमिनेट करना था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा, अब देखो एक पैटर्न बनाता हूँ, उसे ध्यान से देखना। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने एरो दिया है उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो और इधर क्या होगा, सिंपल ये तीनों का रेशियो साथ में आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 3 12, 4 2 8 और इधर आ जाएगा 2 5
10, ठीक है। अब क्योंकि सारे 2 से चले जाएंगे, सारे 2 से कटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब देखो हमारे पास A:B का रेशो कितना आ जा रहा है, A:B का रेशो कितना आ जा रहा है, देखो यहाँ से अगर ये A:C:B है तो A:B का रेशो क्या आ जा रहा है, 6:5, 6:5। अब अगर हमारे पास 6:5 आ गया तो हम लोगों ने यहीं पर चेक कर लिया था, अगर 6:5 का रेशो आया तो हमारा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो कितना है, 20%, बिकॉज ए जो है आपसे बी से आपका 20% बड़ा है, ठीक है। आपको ये तरीका बताने का कारण ये था कि आगे जो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे और मिक्सचर एंड एलिजेशन पढ़ेंगे, उसमें ये मेथड काफ़ी कारगर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको इसका एक इंट्रो यहाँ पर दे दिया। ऑल्दो आप किसी भी मेथड को यूज़ करो जो आपको ईजी लगे, ठीक है। आप इससे भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला मेथड इससे भी यूज़ कर सकते हो। पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पर पहले सोचना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपका सेम आ रहा है ना। तो वो झमेला यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आप सिंपली अरेंज कर दो, उसके बाद ये जो पैटर्न है इसमें आप इंटू करो, आपका जो है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन में हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और सारे क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही लिए हुए हैं कि उसमें कुछ ना कुछ नया हो बताने का, सो दैट आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलता ही रहे और आप जब प्रैक्टिस करो तो कुछ ना कुछ नया मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ विलेज, एक गाँव में 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट, 30% जो पीपल हैं वो पढ़े लिखे हैं, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ इतना, पूरा जो पॉपुलेशन है विलेज का वो दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ़ इलिटरेट पीपल के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास 30% अगर पॉपुलेशन लिटरेट है, 30% जो है ये लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, है ना, तो इलिटरेट कितने होंगे, 70% होंगे, है ना। 70% विल बी इलिटरेट, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि 6600, ये टोटल पॉपुलेशन है गांव के, मतलब क्या हुआ, 100% जो पीपल है ये इतने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 1 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 66 को करेंगे, दोनों तरफ से 0 कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 70%, 70% क्या हो जाएगा, 66 × 70 कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 42 और 4 46, सिंपल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल कैलकुलेशन बेस था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ 15 आवर इज़ 18 सेकेंड, यानी 18 सेकेंड्स जो है ये आपके 15 आवर्स के कितने % है, ठीक है, कितने % है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि आपको जो भी होंगे आपको उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। अगर आपको उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो आप यहाँ पर देखो, अब आप 18 को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ईजी पड़ेगा, या फिर 15 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ईजी पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आवर्स को ही छोटा करने में ज़्यादा ईजी होगा, है ना। तो 18 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 15 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो ये भी सेकेंड्स में आ गया और ये भी सेकेंड्स में आ गया, ठीक है, इंटू 100। अब ये ज़ीरो कट गया, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, मतलब 1/30%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना था कि ये जो 15 आवर्स है और 18 सेकेंड्स है, इनमें से आप किसे कन्वर्ट करोगे, आप अपने ईज़ के हिसाब से कन्वर्ट करना जो आपको आसान पड़े, ठीक है। तो मुझे इंटू करना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया है। किन्हीं को अगर डिवाइड करना ज़्यादा इजी लगेगा तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 18 को 60 से, फिर और एक बार 60 से, है ना। ऑल्दो आंसर तो एक ही आने वाला है बिकॉज दिस इज़ मैथ्स, बट अपना ईजी आप खुद देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B। तो जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था, परसेंटेज कट जाएगा, 0 भी काट सकते हो, फिर 3 2 ज़ा
6 होता है, आप उसे भी काट सकते हो। तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस होकर के कहाँ आ जाएगा, देखो ये जो 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी है, आप इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ये परसेंटेज तो कट गया, 0 0 भी कट गया, 3 2 ज़ा 6 है ना। जब ऐसा हो गया तो क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट a बाई बी इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास रेशियो आ गया। आगे ये बोला कि b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, यानी b इज इक्वल टू 40% मतलब 2/5, आप इसे डिवाइडेड बाई 100 करके भी करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इससे हमारे पास आया p/c इज इक्वल टू 2/5। अब देखो यहाँ पर क्या रेशियो है, a इज़ टू बी इज इक्वल टू 1:2 और b इज़ टू c इज इक्वल टू 2:5। लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, अगर आपके पास सीरियल में हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखो ये ए के बाद बी आया तो फिर बी के बाद सी आ रहा है ना, सीरियल में है। ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली आ रहा है, ए के बाद बी आया फिर सी के बाद कुछ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ए के बाद बी आया फिर बी के बाद सी आया। जब इस तरह से हो जाए तो आप उस पैटर्न को फॉलो करो। कौन सा पैटर्न, इसे इंटू करो फिर इसे इंटू करो फिर इसे इंटू करो, तो हमारे पास तीनों का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब देखो तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इसमें से तीनों से 2 को काट दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1:2:5, ठीक है। तो ये हमारा a:b:c का रेशियो आ गया। देखो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करना कितना ईजी पड़ा है ना, हमें कुछ इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर देखो इस रेशियो में a/b के रेशियो में b का वैल्यू इतना है और इसमें भी b का वैल्यू 2 है ना। जो कॉमन रहता है हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर b का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, मतलब सब हमारा सिंक्रोनाइज्ड है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू ऐसे भी 2 आ रहा है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5 है ना, सब सेम सेम आ गया। जब आपके पास इस तरह से हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। टारगेट क्या होता है कि जो हमारा कॉमन होता है वो सेम हो जाए, अगर वो सेम हो जाएगा तो बाकी जो दो रेशियोज होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू x% ऑफ a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर c इज x% ऑफ a, c इज इक्वल टू x% ऑफ a, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। वो तो निकल ही जाएगा बिकॉज हमारे पास c है, c का वैल्यू 5 है, x% ऑफ a कितना है 1 है ना। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 इंटू 100, दिस इज x इज इक्वल टू 500, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो मैंने बताया था किस तरह से आपको रिड्यूस करना है कैलकुलेशन, वो काम दिया। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इस स्टेप से यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जब b का वैल्यू कॉमन था, तो डायरेक्टली हमारा जो पैटर्न था वो फॉलो हो गया रेशियो निकालने का, है ना। और ऐसे भी अगर आपका b का वैल्यू कॉमन आ जाए, यानी कि जो भी एक कॉमन है दोनों में सेम आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, दोनों सेम आ जाए, तो हमारा दोनों रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो इसमें a का वैल्यू भी उतना ही होगा, c का वैल्यू भी उतना ही होगा और b तो कॉमन है ही, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद आप सिंपली उसे आप अप्लाई कर दो, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। सप्लाई जो है आपका जूस का वो 35 डेज के लिए काम देता है, ठीक है। इफ़ इट्स यूज़ इज़ इंक्रीज बाई 40% से इंक्रीज़ हुआ, इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 2/5, ठीक है। इंक्रीज़ हुआ यानी प्लस हुआ, ठीक। द नंबर ऑफ डेज वो द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट विल बी, मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ जूस था जिसका अमाउंट, जो भी जूस था वो 35 डेज तक चलता था, अब जो आपका जूस का खपत है वो 40% से इंक्रीज़ हो गया, तो जो सेम अमाउंट ऑफ जूस, पहले जितना जूस आता था उतना ही जूस कितने दिन तक रहेगा सब। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर आपके पास मान लिया कि पहले x लीटर दूध आता था,
जूस आता था, अब वो 35 डेज तक चलता था, तो टोटल अमाउंट तो इतना ही हुआ ना, है ना। तो अब जब आपको 40% से इंक्रीज़ हो जाएगा तब ये अमाउंट कितने दिन तक चलेगा हमें वो निकालना है ना। कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहला 40% का इंक्रीज़ यानी 2/5 इंक्रीज़ है मतलब प्लस है, तो ओरिजिनल आपका जो कंजम्पशन होगा, ओरिजिनल आपका जो कंजम्पशन होगा कितना होगा, पहले 5 था और 35 डेज तक चलता था, यानी 5 5 से 25 का 5 हाथ में 2, 5 3 से 15 2 17, इतना यूनिट्स था पहले, ठीक है। अब यही यूनिट्स 40% जब आपका इंक्रीज हो जाएगा तब कितना दिन चलेगा, तो आपका न्यू कंजम्पशन कितना है 7, ठीक है। अब ये जो 7 लीटर्स, अगर आप इसे लीटर्स में मान लो तो ये 7 लीटर्स है, ये कितने दिन तक चलेगा, सो दैट आपका इतना ही अमाउंट यूज़ हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना कि ये जो आपका 175 जो था अमाउंट, ये 7 लीटर के हिसाब से कितने दिन तक चलेगा, हमें यही निकालना है। तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, इतने दिनों तक चलेगा, ठीक है। फिर से देख लो, जो अमाउंट आपका था वो 35 दिन तक चलता था, 35 दिन तक चलता था तो कुछ होगा, हमने जो रेशियो है उसे देख लिया तो हमारे पास पता था कि 5 यूनिट्स था, 5 यूनिट्स 35 दिन तक चलता था, यानी कि हमारा 175 यूनिट्स जो भी आपका जूस था। अब ये जो 175 यूनिट्स जूस है, जब 7 यूनिट्स पर डे अगर आपका खर्चा होगा तो कितने दिन तक चलेगा, 25 दिन तक खर्चा चलेगा, ठीक है। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।